ग्रेट मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। दोस्तों, भूपेश आनंद एक बार फिर आपके सामने। मैं आज के इस लेक्चर में आपको लिमिटेशंस को बताने आया हूं बेटे। वी हैव डिस्कस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। लिमिटेशंस क्या होती हैं, कमियां क्या होती है बेटे, आज मैं उसके ऊपर लाइन थोड़ी सी रोशनी डालूंगा। आप अपना रजिस्टर ओपन कर लें और देखिए, मैंने आज आपको बता दिया कि आपके पढ़ने का पोस्चर कैसा होना चाहिए। बिल्कुल कमर सीधी करके बैठेंगे, टेबल चेयर में बैठ के पढ़ना है। आप कभी भी मेरा वीडियो लेट कर बिल्कुल बेड में बैठ के ना देखें बेटे, लाइफ एनर्जी सर्कुलेट ही नहीं होती। तो आप प्लीज बैठिए और मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। आपका पूरा सिटिंग प्रोसेस, सिटिंग प्रोसीजर भी मैंने पोस्टर भी बता दिया। इससे ज्यादा तो बेटा मुझे घर ही ले चलो और तो कुछ नहीं। सो प्लीज राइट, ओपन योर रजिस्टर्स। और आज के इस लेक्चर में मैं आपको बताने जा रहा हूं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की लिमिटेशंस। इट मींस आप किसी भी चीज को करते हैं तो ऐसा नहीं है कि उसमें खाली लाभ ही लाभ, प्लस ही प्लस होगा, माइनस भी होता है बेटे। You are doing any course, for that you will be having positives as well as negatives. तो मैं भूपेश आनंद लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया that in case of turbulent atmosphere, in case of changing atmosphere, strategic management plays a very important role. Strategic management gives you a pathfinder. Strategic management gives you a core competence skill. Strategic management gives you a corporate defense mechanism. ऐसी ऐसी बातें बताई जिसको सुनकर आप काफी खुश हो गए, लेकिन बेटे खुशी के साथ साथ जहां पे फूल होते हैं ना, वहां पे कांटे भी होते हैं। तो मैं आज के इस लेक्चर में कांटों की बात करने वाला हूं कि आपको क्या लगता है, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट अगर आप फॉलो कर लेंगे तो क्या झटपट करोड़पति बन जाएंगे? बेटे ऐसा होता नहीं है, बिकॉज इसमें अपने चैलेंजेस हैं। अगर सब स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट करके करोड़पति बन सकते होते तो बेटे बन भी चुके होते। बिकॉज ये जो एनवायरमेंट है ना बेटे, ये ज्यादा टिकलिश है। इसको जज करना, इसको बांधना बड़ा मुश्किल है। एवरीथिंग इज चेंजिंग बिकॉज you are dealing with customers, you are dealing with government, you are dealing with economy, you are dealing with the society, you are dealing with suppliers, you are dealing with employees. इतने सारे लोग हैं जिनके साथ आप डील कर रहे हो, तो सबकी मनोवृत्ति को जानना, सबके थॉट्स को समझना, सबके रिएक्शन को देखना बेटे, इट इज वेरी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। अगर पॉसिबल होता तो सब क्या करोड़पति नहीं बन चुके होते? बिल नहीं होते। आप लॉजिकली सोचिए। तो मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने इन्हीं बातों को उजागर करने जा रहा हूं, दैट व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की लिमिटेशंस क्या हैं? आप लिखने से पहले मेरी थोड़ी सी कहानी को सुनिएगा। लिमिटेशंस का मतलब है, इतना इजी टॉपिक है कि मैं बता नहीं सकता। आज के बाद अगर आपने कभी भी किसी भी टॉपिक के ऊपर स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में लिमिटेशंस लिखनी हो तो बेटे आपको एक छोटी सी कहानी बताने जा रहा हूं। आप बस उसको माइंड में रखेंगे तो अकॉर्डिंगली आपको काफी हेल्प मिल जाएगी, दैट व्हाट आर द लिमिटेशंस, व्हाट आर द नेगेटिव्स, व्हाट आर द कॉन्स, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। बेटे बातें बड़ी बड़ी करना अच्छी लगती हैं, हवाबाजी भी होती है कई बार कि हम स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। कई बार आपकी स्ट्रैटेजीज बेटे धरी की धरी रह जाएंगी, बिकॉज एनवायरमेंट इतनी जल्दी सडन चेंज कर लेगा कि आप देखते ही रह जाओगे और कुछ कर नहीं पाओगे। डीमोनेटाइजेशन 2016 रात को जब मोदी जी ने कह दिया कि आज से लीगल टेंडर खत्म हो रहा है करेंसी नोट्स का, क्या लगता है बेटे, क्या किसी ने एक्सपेक्ट भी किया था कि ऐसे एनवायरमेंट चेंज हो जाएगा, इस तरह से पेटीएम, इस तरह से डिजिटाइजेशन हो जाएगी और आपका सारा धंधा ही कैश का था? इट मीन्स यू हैव नॉट जज। आपने उस फ्यूचर प्लान्स को, अपने फ्यूचर प्लान्स को उसके अकॉर्डिंगली प्रिपेयर नहीं किया था। कोविड-19 के बाद मुझे बताइए, आफ्टर कोविड-19 या इन द कोविड-19 सिनेरियो, क्या किसी को मालूम था कि ऐसी पोजीशंस भी आ जाएगी? क्या ऐसा लॉकडाउन भी हो जाएगा? क्या स्ट्रेन 2 आ जाएगा? क्या वैक्सीन का रिएक्शन होगा एंड दिस इकोनॉमी विल फॉल लाइक एनीथिंग? बेटे प्लानिंग धरी की धरी रह जाती है, स्ट्रैटेजीज बिल्कुल वैसी रह जाती है, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग फेल हो जाती है। आपको समझ ही नहीं आता क्या करना है, बिकॉज प्रैक्टिकल इज डिफरेंट फ्रॉम थ्योरी।
प्लानिंग इज थ्योरी, जब आप प्रैक्टिकली मैदान में कूदते हो, जब आप एक्चुअली में पेपर देने जाते हो तो आपको ज़्यादा पता चलता है। पेपर देने से पहले आपको जो एक्सपीरियंस है और पेपर देने के बाद का जो एक्सपीरियंस है बेटे, ज़मीन आसमान का अंतर है। आप जो सोचते हो वो कई बार होता भी है और कई बार वैसा नहीं भी होता। Similar is with strategic management. So when I say that I want to prepare a strategic plan, I want to find out my strength, I want to go for weakness, I want to go for opportunities, I want to find out threats, I will be following this analysis, I will be following TOWS analysis, I will be doing this. बेटे अच्छा लगता है, बहुत अच्छी बात है और करना भी चाहिए। बट द पॉइंट इज आप एक्चुअली में ना उसमें एक्सपेक्ट करोगे कि ये रिजल्ट्स हो जाएंगे, ये ऐसा होगा, यू नो, इफ यू फॉलो दीज स्ट्रेटेजीज आप इतनी आपकी वेल्थ वैल्यू मैक्सिमाइज हो जाएगी। बट रियलिटी में ऐसा होता नहीं है, बिकॉज देर आर सम हिडन फैक्टर्स, देर आर सम हिडन पॉइंट्स विच इवॉल्व लाइक एनीथिंग एंड यू हैव टू फेस दैट। बेटा स्ट्रैटेजी बनाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। आपको अपनी स्ट्रेंथ निकालनी है, अपनी वीकनेसेस निकालनी है, आपको लगातार बैठना पड़ेगा, अपने आप से बातें करनी पड़ेंगी, ऑर्गेनाइजेशन की विजन होगी, डायरेक्टर्स होंगे, मीटिंग होगी। इट मीन्स इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, वेरी इजी नॉट वेरी इजी, बट ये टाइम कंज्यूमिंग है। इसमें आप इसकी रिएक्शंस, आपने एक स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की और उस स्ट्रैटेजी को एनवायरनमेंट ने कैसा डील किया। जैसे कोविड शील्ड एक वैक्सीन बनी, अब कोविड शील्ड जब हमने लगानी शुरू की तो उसमें बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में क्या रिएक्शन आया वो तो लगाने के बाद ही पता चलेगा ना, कई बार रिएक्शन खराब होगा। इट मीन्स इतना सिनेरियो जो आपने सोचा सब बेकार है। इट मीन्स आप उसका रिएक्शन, उसका रिस्पॉन्सेस को भी कंट्रोल नहीं कर सकते, बिकॉज वो कुछ अलग फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो आपको आज के बाद कभी भी किसी भी के बारे में डिसएडवांटेजेस लिखनी है, लिमिटेशंस लिखनी है, तो मैंने एक यहाँ पे लिखा है, एक कहानी पढ़नी है बेटे। एक था लड़का, एक थी लड़की, जो हमने इंपॉर्टेंस में देखा। मैं आज ऑपोजिट करके बताऊंगा कि एक लड़का और एक लड़की में प्यार हो गया। अब ये लड़का लड़की को समझ नहीं पा रहा, क्योंकि लड़की बड़ी डिफिकल्ट है अंडरस्टैंड करने में, कभी कुछ रिएक्ट करती है, कभी कुछ रिएक्ट करती है, कभी लड़ाई करती है, कॉन्फ्लिक्ट करती है। आप ये बताइए, एक लड़के और लड़की के बीच में जब प्यार होता है तो वो मिलते हैं, बातें करते हैं, कई बार उनमें लड़ाई होता है, और लड़ाई को सॉल्व करते करते 3-4 दिन लग जाते हैं। कब वो फोन करती है और कब क्या रिस्पॉन्स करती है, बेटा लड़के को समझ ही नहीं आता। तो ऑल दीज आर लिमिटेशंस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट और लिमिटेशंस ऑफ प्यार। अब प्यार के फायदे भी हैं और प्यार के नुकसान भी हैं। तो मैंने यहाँ लिखा है डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। इट मीन्स एक लड़के के लिए उस लड़की का मिजाज, उस लड़की का बिहेवियर, उस लड़की का नेचर समझना मुश्किल काम है, बड़ा मुश्किल काम है दोस्त किसी को समझना। नो डाउट आपको पता चलेगा, बट पूरा समझना बेटे लाइफ गुजर जाती है, आप किसी के बारे में पूरा नहीं समझ पाते, क्योंकि सबने मुखोटे अलग अलग पहने हुए हैं। आपके सामने कुछ मुखोटा है, किसी के सामने कुछ मुखोटा है, तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड फॉर अ लड़की, यू नो, फॉर अ लड़का, दैट व्हाट इज द नेचर ऑफ दैट लड़की। द फर्स्ट पॉइंट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। टाइम कंज्यूमिंग है, कई बार बड़ा टाइम लगाना पड़ता है। आपको लगता है कि बिना टाइम के काम हो जाएगा, सेटिंग हो जाएगी, बेटे टाइम लगाना पड़ेगा, कॉफी होम में जाना पड़ेगा, पैसे खर्च करने पड़ेंगे, केयरिंग एटीट्यूड दिखाना पड़ेगा, तब जाकर कहीं बात बनेगी। सिमिलर इज विद स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। स्ट्रैटेजिक प्लान्स होंगे, मीटिंग्स होंगे, डायरेक्टर्स बैठेंगे, आपको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से किसी व्यक्ति को, स्ट्रैटेजिक प्लानर को अपॉइंट करना पड़ेगा, एनालिसिस होगा, तब जाकर प्लान्स बनेंगे। फिर उनको कम्युनिकेट करना पड़ेगा, पहले फॉर्मुलेट करने में टाइम लगा, फिर कम्युनिकेट करने में टाइम लगा, अच्छा फिर इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, अच्छा इंप्लीमेंट करने के बाद उसका रिजल्ट आएगा, अच्छा वो रिजल्ट पता नहीं कैसा आएगा, बिकॉज एनवायरनमेंट तब तक चेंज हो चुका होगा। इट मीन्स एवरीथिंग इज डाइसी। सो दीज आर द लिमिटेशंस, हानियां जिसको आप बचपन में कहते थे। कन्फ्लिक्ट हो जाता है बेटे लड़के का लड़की के साथ, आप देखिए लड़ाई हो जाती है। अब लड़ाई में 3-4 दिन, 5 दिन, 6 दिन ऑटोमेटिकली लग जाते हैं उसको सॉल्व करने में। इसी तरह से स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में देयर कैन बी अ कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड वी डू नॉट नो व्हाट द रिस्पॉन्स विल बी। लड़के को नहीं पता होता कि लड़की क्या रिस्पॉन्स करेगी। आप ये एग्जाम्पल अगर माइंड में रखते हैं तो बेटे आपको लिमिटेशंस तो समझ आ ही गई, ऐसा मान के चलिए। जल्दी से मैं इसको बुक से कराने वाला हूं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको मीनिंग ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, एडवांटेजेस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, लिमिटेशंस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट बुक में कहां लिखा है,
उसके एमसीक्यूज क्वेश्चंस क्या हैं, वो सभी कराऊंगा। आज आप बस ध्यान से इसको लिख लें पहले, लिमिटेशंस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। एन एनवायरमेंट इज टर्बुलेंट। बेटे एनवायरमेंट टर्बुलेंट है, एनवायरमेंट हिल रहा है, एनवायरमेंट हिलता जुलता रहता है, चेंज हो जाता है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। कई बार सामने वाले के मिजाज को समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है, एंड कॉम्प्लेक्स, सो इट इज डिफिकल्ट टू पिन पॉइंट हाउ इट विल शेप अप। बेटे किस तरह से ऊंट करवट किस पे बैठेगा, किस करवट ऊंट बैठेगा, आपने सुनी होगी कहावत, पता नहीं चलता। तो एनवायरमेंट कहां पर शेप करेगा उसको पिन पॉइंट करना मुश्किल काम है। शेप अप इन फ्यूचर एंड कैन पैराडाइज ऑल योर स्ट्रैटेजिक प्लान्स। आपकी प्लानिंग धरी की धरी रह जाएगी जितने मर्जी आप स्ट्रैटेजिकली काम कर लें, क्योंकि जैसे एनवायरमेंट चेंज हुआ और आप उसको जज नहीं कर सकते। मैंने एग्जांपल दिया डीमोनेटाइजेशन 2016 और मैंने एग्जांपल दिया कोविड-19 सिनेरियो। पोस्ट कोविड में आप देखिए आजकल क्या हो रहा है। सेकंड पॉइंट, सेकंड लिमिटेशंस इज स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग। बेटे मुझे पता है जब मैं अपनी टीम के साथ बैठता हूं तो कितने घंटे हम बातें करते रहते हैं, कंक्लूजन नहीं आता। बिकॉज मेरी कुछ बात है, उसकी कुछ बात है, वो कुछ कह रहा है एंड सबकी सुननी पड़ती है। बेटे टीम को तो टीम वर्क इसी को कहते हैं। इट इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इज टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। जैसे छोले भटूरे बनाना इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। बेटे बड़ा समय लगता है छोले भटूरे बनाने में। अगर समय ना लगता होता तो हमारे घर में हर रोज ही भटूरे बन रहे होते। इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस एंड एज अ ऑर्गेनाइजेशन स्पेंड लॉट ऑफ टाइम in preparing, in communicating, in implementing those strategies। तो लिखें strategic मैनेजमेंट इज टाइम कंज्यूमिंग। बेटे मैंने कीवर्ड्स को हाईलाइट कर दिया है, उम्मीद है कि आपके सबके पास हाईलाइटर होगा और आप हाईलाइट करते रहते होंगे। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इज टाइम कंज्यूमिंग एज ऑल ऑर्गेनाइजेशन स्पेंड लॉट ऑफ टाइम in preparing and communicating the strategies। strategic management is a costlier affair। बेटे सस्ते में कुछ मिलने वाला नहीं है। for getting something you have to lose something। तो अगर एक स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है, एक एसएमई है, एक स्मॉल कैप ऑर्गेनाइजेशन है, बेटे वो दे कैन नॉट अफोर्ड टू हैव अ स्ट्रैटेजिक प्लानर, दे कैन नॉट अफोर्ड टू हैव ह्यूज स्ट्रैटेजिक एनालिसिस, बिकॉज इट इज अल्टीमेटली इन्वॉल्व कॉस्ट लग रही है बेटा। सो मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने खड़ा हूं और मैं यही बात कहने जा रहा हूं कि व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। हानियां क्या हैं, कमियां क्या हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि कोविड शील्ड वैक्सीन जब बनी तो हमें थोड़ी पता था रिएक्शन क्या होगा। हमने तो अच्छी तरह से सोच के बनाई थी। अब कुछ लोगों को हार्ट अटैक हो गया, कुछ को पैरालिसिस हो गया, कुछ की सडन डेथ हो गई, कुछ को हेडेक हो गया। सिमिलरली इन स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग की, एनालिसिस किया, फॉर्मुलेट किया, इंप्लीमेंट किया, बट उसका रिएक्शन क्या होगा। हमने एक सब्जेक्ट को रिकॉर्ड कर दिया, अब स्टूडेंट को वो कैसा लगेगा, वो कैसा रिस्पॉन्स करता है, कि वेदर ही विल रिस्पॉन्ड पॉजिटिव और नेगेटिव, दैट इज अ वेरी बिग इशू। तो नेक्स्ट लिमिटेशन इज इन कॉम्पिटिटिव सिनेरियो। बेटे कंपटीशन में हर व्यक्ति स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट यूज कर रहा है, हर व्यक्ति समझदारी से काम कर रहा है, सारे टीचर्स डिजिटाइजेशन में हैं, तो किसका लेक्चर वो स्टूडेंट लेगा। अब देखिए, इन कॉम्पिटिटिव सिनेरियो ऑल ऑर्गेनाइजेशंस आर ट्राइंग टू मूव स्ट्रैटेजिकली। इट इज डिफिकल्ट टू क्लियरली एस्टिमेट द कॉम्पिटिटिव रिस्पॉन्स टू फॉर्म स्ट्रैटेजीज, क्योंकि सभी वैसे ही कर रहे हैं जैसा आप कर रहे हैं। तो इट इज डिफिकल्ट to estimate the competitive response to the firm strategies। So these are the limitations। ये कमियां हैं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप ही की बुक से, आप मेरी वाली बुक बाहर निकाल दीजिएगा, स्टडी मटेरियल बाहर निकाल दीजिएगा, हम उस बुक से पहले देखेंगे मैंने कहां पर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस लिखे हैं और उसी कंसेप्ट के एमसीक्यूज कितने हैं। ठीक है जी, मिलते हैं। तो मैंने अभी तक क्या कराया आपको चैप्टर नंबर 1 में। बेटे अभी कुछ और भी बाकी है, बट अप टू दिस पॉइंट विच व्हाट आई हैव डिस्कस्ड, दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एंड व्हाट इज द लिमिटेशंस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट,
और बेसिक कंसेप्ट के चैप्टर्स में, बेसिक कंसेप्ट के लेक्चर्स में जो मैंने बताया आपको, दैट व्हाट आई मीन बाय स्ट्रैटेजी, व्हाट आई मीन बाय मैनेजमेंट, व्हाट इज अ पेपर स्टाइल एंड ऑल दैट। तो आज मैं आपको अपनी बुक के सफर में लेके जा रहा हूं बेटे। बुक आप सबके पास है। हमने पहली बार लाइफ में इंडिया में फर्स्ट बुक ये बनी है जो हमने कंसेप्ट वाइज एमसीक्यूज, आपके जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, वी हैव डिवाइडेड एवरी चैप्टर इनटू कंसेप्ट्स। We have written all the descriptive questions as per the concepts। अभी मैं दिखा रहा हूं आपको, तो ये बुक अपने सामने निकाल लीजिए, स्टडी मटेरियल निकाल लीजिए। हम आज बुक से और स्टडी से दोनों से कवर करेंगे कि अभी तक हमने क्या क्या किया, क्या हम क्वेश्चंस कर पा रहे हैं या नहीं, फॉर एमसीक्यूज एज वेल एज फॉर डिस्क्रिप्टिव टाइप। तो जल्दी से बुक निकालिए, मैं बुक में ही आ रहा हूं, बुक में ही आ रहा हूं बेटे। ये बेटे मेरी बुक है आपके सामने, इसमें हमने लिखा हुआ इंट्रोडक्शन टू फाइनेंस स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। फर्स्ट आज हम चैप्टर कर रहे हैं और इसमें मैंने नंबर ऑफ कंसेप्ट्स 122 लिखे हैं। आइए देखते हैं कैसे नंबर ऑफ कंसेप्ट 122 हैं। कंसेप्ट नंबर अभी मैं बताऊंगा कैसे 22 है, पहले आप यहाँ चेक कर लीजिए। चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। कंसेप्ट नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट हमने ये डिस्कस कर लिया है। We have discussed importance of strategic management. We have discussed limitations of strategic management as per chapter number 1 CA Inter Paper 7B। तो मैं आज क्या कर रहा हूं, पहले इन तीनों कंसेप्ट्स के ऊपर मैंने क्या क्या डिस्क्रिप्टिव या इंस्टीट्यूट ने क्या क्या डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस और आंसर्स आपसे पूछे हुए हैं और ऑब्जेक्टिव टाइप क्या क्या पूछे हुए हैं बेटे, हम उसको करने जा रहे हैं। और मजे की बात है कि मैंने इन कंसेप्ट में क्या डिस्क्रिप्टिव और क्या ऑब्जेक्टिव है, इनको कंसेप्ट 1 में ही लिखा है। फिर कंसेप्ट 2 में क्या डिस्क्रिप्टिव है और क्या ऑब्जेक्टिव है, इनको मैंने कंसेप्ट 2 में लिखा है। फिर कंसेप्ट 3 में क्या डिस्क्रिप्टिव और क्या ऑब्जेक्टिव है, इनको मैंने कंसेप्ट नंबर 3 में लिखा है। इट मींस आई हैव डिवाइडेड ऑल द क्वेश्चंस एज पर कंसेप्ट वाइज। तो देखते हैं थोड़ा सा, आइए। मैं भूपेश आनंद आपके सामने खड़ा हूं। वी हैव डिस्कस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। तो पहला क्वेश्चन हम अभी ये नहीं कर रहे क्योंकि वी हैव जस्ट डिस्कस 3 कंसेप्ट। तो पहले मैं 3 कंसेप्ट के बेसिस में आ रहा हूं। आप सब पहले क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाइए बेटे। व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट? ऑलरेडी एग्जामिनेशन में आ चुका और 2-3 बार और भी आ चुका होगा, हमने 1-2 अटेम्प्ट ही लिखे हैं बेटे। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का मीनिंग बार बार आपके एग्जामिनेशन में आ रहा है डिस्क्रिप्टिव टाइप में। और आपको मैंने बताया था जब भी आपको आंसर लिखना है डिस्क्रिप्टिव टाइप में, आपको पहले उसकी ब्रीफ हिस्ट्री, भूमिका पैड बनाना है बेटे, स्टोरी लिखनी है थोड़ी सी, फिर मुद्दे पे आना है। और उसके लिए आपके लॉजिक्स क्लियर होने चाहिए और कीवर्ड्स पता होने चाहिए। तो हमने ऑलरेडी कीवर्ड्स डिस्कस पता नहीं कितनी बार करी है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के। तो आप बताइए अगर आपको पेपर में आ गया व्हाट do you mean by strategic management? We have prepared a graph also that what I mean by strategic management, what are the process of that, what is strategic leadership, what is formulation, what is implementation, सारा कुछ हमने डिस्कस किया है। तो आपको सबसे पहले तो भूमिका बनानी है जब भी आप अपने पेपर में लिखेंगे, ये बात आपको मालूम ही है। और मैं तो ये कहूँगा कि आप एक सेपरेट रजिस्टर बनाइए, उसमें क्वेश्चन और आंसर बेटे लिखिए खुद अपने आप हैंड रिटन, तो उसके बाद आपको ज़्यादा प्रैक्टिस होगी। वैसे मैंने यहाँ लिखा था टर्म स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट रेफर्स टू अ प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग अ स्ट्रैटेजी विजन, objectives, crafting a strategy, implementing it, initiating it, and then taking the action, then taking a corrective action. That is strategic management। ठीक है जी। Strategic management includes developing the company's vision, कंपनी की विजन को बनाना कि हमें कहाँ पहुँचना है, हम आज कहाँ हैं और कहाँ जाना चाहते हैं। कंपनीज एनवायरमेंटल की स्कैनिंग करना, वो हम प्रोसेस में देखेंगे दैट while preparing strategies what is a process involved in that, तो उसमें हम स्कैनिंग करेंगे। ठीक है जी। फिर उसके बाद स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन, स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन, विच वी हैव ऑलरेडी सीन दैट व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्वड इन स्ट्रैटेजी मैनेजमेंट। तो बेटे हमने ये बातें डिस्कस की। आइए हम कंसेप्ट 1 में देखिए मैंने क्या इस बुक को कितना ब्यूटीफुली डिजाइन किया है जो आपको पूरी इंडिया में ऐसे नहीं मिलेगी। हमने सभी कंसेप्ट को आपके जो चैप्टर के स्टडी मटेरियल के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं उसके बेसिस में कंसेप्ट बनाए। फिर हर कंसेप्ट में क्या क्या डिस्क्रिप्टिव आज तक आ चुके हैं और उसी कंसेप्ट में आज तक एमसीक्यूज क्या क्या आ चुके हैं उसको लिखा। बेटे आप कंसेप्ट वाइज अपनी क्लैरिटी कर सकते हैं। आप बाकी किसी बुक्स को देखेंगे तो उन्होंने ऑब्जेक्टिव टाइप एक ही साथ लिख दिए, बेटे हमने एक साथ नहीं लिखे, चैप्टर वाइज लिखे हैं, कंसेप्ट वाइज लिखे हैं। स्ट्रैटेजी इज अ गेम प्लान यूज्ड
स्ट्रैटेजी इज अ गेम प्लान यूज। अब इसके आंसर्स जो हैं मैंने लास्ट में लिखे हैं बेटे, सो दैट कि आप बार बार आंसर देख लेते हो ना, उससे ठीक नहीं रहता, तो मैंने आंसर्स को लास्ट में लिखा है। बुक आपके पास है, आप देख सकते हैं, आंसर्स को मैंने लास्ट में लिखा है। तो पहले आप खुद ट्राई करें और लास्ट में आंसर्स को चेक करें, पहले बिल्कुल भी मत देखें। मेरी बात तो ये रहेगी, आगे आप समझदार हैं। तो मैंने आंसर्स को क्वेश्चंस के नीचे नहीं लिखा, इसीलिए नहीं लिखा कि आपका ध्यान बार बार फिर आंसर में चला जाता है, ठीक है ना। तो देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ आंसर की शीट, फिर हम आ रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। मैं पेज नंबर देख लेता हूँ, फिर सीधा इसी पेज नंबर में आ जाता हूँ बेटा। पेज नंबर है 39, ठीक है। आप भी बुक निकाल लीजिए बेटा, अच्छा रहेगा। ये देखिए बेटे, मैंने क्या किया कि उनके आंसर्स अलग से एक पेज में लिखे। अगर मैं हर क्वेश्चन के नीचे आंसर लिखता ना, तो आप अपना दिमाग यूज ही नहीं करते। तो मैंने उस चीज़ को समझाने के लिए सब कुछ लास्ट में लिखा, आपके आंसर्स एमसीक्यूज के डिस्क्रिप्टिव पे वहीं पे लिख दिए। तो मैं पहला क्वेश्चन आपके सामने स्टार्ट करने जा रहा हूँ, आपको कुछ आइडिया बता रहा हूँ कि किस तरह से आपने करना है। जो भी नॉलेज अभी तक आपको गेन हुई है, या जो भी कुछ मैंने अभी तक बताया कि दैट दिस इज स्ट्रैटेजी, दिस इज मैनेजमेंट, दिस इज स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, दिस इज इंपॉर्टेंस, ये सब बातें मैंने आपको बताई हैं, ठीक है जी। तो मैं भूपेश आनंद सीधा उसी क्वेश्चन में आ रहा हूँ। चलो जी स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल स्टार्ट करेंगे दोस्त, आप ही के लिए तो कर रहे हैं स्टार्ट। चलिए जी, फर्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रैटेजी इज अ गेम प्लान। स्ट्रैटेजी इज अ गेम प्लान। अब आपको 4 ऑप्शंस दी होंगी। टू टेक मार्केट पोजीशन, to attract and satisfy the customers, to try and satisfy the customers, to respond to dynamic and hostile environment. In the last lecture I have told you that this environment is dynamic, this environment is hostile, ये environment turbulent है, ठीक है। तो इसका मतलब स्ट्रैटेजी इज अ गेम प्लान यूज टू टेक मार्केट पोजीशन। यस, आई वांट टू टेक द मार्केट पोजीशन, आई वांट टू गो, आई वांट टू टेक द कंपैरेटिव एडवांटेज, ठीक है। टू अट्रैक्ट एंड satisfy the customers. Yes, I want to attract as well as satisfy my customers. मैं अपनी ब्रांड वैल्यू बनाना चाहता हूँ, अपनी गुडविल बनाना चाहता हूँ। एंड to respond to the dynamic and hostile environment, yes, I have to respond to that environment also. तो बेटे बेस्ट ये है, it is D part, that all of the above are okay because all these are the objectives of strategic management. सेकेंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। बेटे आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज ध्यान से पढ़नी है कि वो पॉजिटिव सेंस में है या नेगेटिव सेंस में है, क्योंकि आपको थोड़ा सा लिखा हो विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, तो बेटे आपको इनकरेक्ट IN से नेगेटिव सेंस में सोचना है। करेक्ट लिखा है तो पॉजिटिव सेंस में सोचना है। इसलिए मैंने कहा था कि आपके स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के कंसेप्ट एमसीक्यूज में, जिस भी सब्जेक्ट में बेटे एमसीक्यूज आते हैं, उसकी आपको नॉलेज बड़ी गहरी अच्छी चाहिए। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। स्ट्रैटेजी इज ऑलवेज pragmatic and not flexible. Strategy is always pragmatic and not flexible. आपको पता है, मैंने आपको बताया था that strategies are flexible, strategies are not permanent, strategies are not perfect, strategies are not flawless. strategies ऐसा नहीं है कि strategy सब कुछ सारे प्लस प्लस है, बेटा माइनस भी है। तो स्ट्रैटेजीज प्रोएक्टिव है, स्ट्रैटेजीज रिएक्टिव है, बट ऐसा नहीं कि स्ट्रैटेजी फिक्स्ड है। तो मैं कहता हूं जी पहली स्टेटमेंट तो करेक्ट नहीं है, ठीक है। स्ट्रैटेजी इज नॉट ऑलवेज परफेक्ट, फ्लॉलेस एंड ऑप्टिमल, बिल्कुल ठीक है। स्ट्रैटेजी परफेक्ट नहीं है, स्ट्रैटेजी ऑप्टिमल भी नहीं है, स्ट्रैटेजी फ्लॉलेस भी नहीं है। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट मुझे यहां तक ठीक लग रही है। अभी देख लेते हैं और कौन सी ठीक है। स्ट्रैटेजी इज ऑलवेज परफेक्ट, नो, स्ट्रैटेजीज कैन नॉट बी परफेक्ट। आप बताइए कोविड-19 के बाद आपने स्ट्रैटेजी उससे पहले कुछ सोची थी, कोविड-19 के बाद कुछ हो गया बिकॉज एनवायरमेंट चेंज, इट मीन्स स्ट्रैटेजीज आर नॉट परफेक्ट, ये स्टेटमेंट गलत है। स्ट्रैटेजीज आर ऑलवेज फ्लेक्सिबल बट नॉट प्रोग्रामेटिक। बेटे अब आप ये बताइए, स्ट्रैटेजीज फ्लेक्सिबल तो होती हैं, प्रोग्रामेटिक का मतलब क्या है। बेटे आप पहले से ही प्रिकॉशन ले लेते हैं,
it means this statement is also not correct. So B is the correct answer. मैं आ गया जी क्वेश्चन नंबर 5 में. स्टेट द फॉलोइंग 3 स्टेटमेंट्स. रीड द फॉलोइंग 3 स्टेटमेंट. वो कहता है जी आपको हम नीचे 3 स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, आप उनको पहले पढ़ लीजिए. स्ट्रैटेजीज हैव शॉर्ट रेंज इंप्लीकेशंस. यस, स्ट्रैटेजी से हम जल्दी जल्दी शॉर्ट रेंज इंप्लीकेशंस करते हैं. स्ट्रैटेजीज आर एक्शन ओरिएंटेड. यस, दे आर एक्शन ओरिएंटेड. इंप्लीमेंटेशन कर्म करते हैं स्ट्रैटेजीज. स्ट्रैटेजीज आर रिजिडली डिफाइंड. But the strategies are not rigid. They are not perfect. They are not fixed. They are variable. They are flexible. तो मैं आपसे ये कहता हूँ ये स्टेटमेंट ठीक नहीं है. Strategies have short range implications. Yes. Strategies are action oriented. Yes. बिल्कुल ठीक है. From the above combinations given this, you have to find out the best combination. तो बेटे A और B जहाँ पर आएंगी तो this is your correct answer. कहने का मतलब है आप आराम से हर कंसेप्ट की क्लैरिटी के लिए भी कंसेप्ट वाइज ऑब्जेक्टिव टाइप कर सकते हैं. बेटे बड़ी मेहनत की है आप लोगों के लिए. विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर विच. बेटे अब यही तो खासियत हमारी बुक की कि आपको सभी चीजें मिलनी शुरू हो जाती हैं. 7th क्वेश्चन में आ जाते हैं. स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट अलाउज एन ऑर्गेनाइजेशन टू बी मोर ऑथोरिटेटिव, पार्टिसिपेटिव, कमांडिंग, प्रोएक्टिव. बेटे ऑथोरिटेटिव का तो वर्ड मैंने बताया नहीं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में कि अथॉरिटी ज़्यादा आ जाती है. स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट से कोई अथॉरिटी का कोई रिलेशनशिप नहीं है. पार्टिसिपेटिव का भी कोई रिलेशनशिप नहीं है. वी आर नॉट हेयर टू पार्टिसिपेट. वी वांट टू हैव वी वांट टू हैव अ प्लान सो दैट वी कैन मीट दैट विजन. ठीक है जी. इट इज़ नॉट कमांडिंग. बेटे इट इज़ अ ग्रुप एफर्ट. ऐसा नहीं है कि हमने बना दी और आपको आज ही करो. इट इज़ अ ग्रुप एफर्ट. तो ना तो ये ऑथोरिटेटिव है, ना ये पार्टिसिपेटिव है, ना ये कमांडिंग. और ये बताया भी मैंने कभी नहीं अपनी लास्ट 3-4 लेक्चर्स में अगर आप देखें. येस, इट इज़ प्रोएक्टिव. मैंने आपको बताया हुआ है दैट स्ट्रैटेजीज कैन बी प्रोएक्टिव एज वेल एज रिएक्टिव, बट इट इज़ बेटर टू हैव प्रोएक्टिव. इट मीन्स एक्शन. इट मीन्स वो हादसा होने से पहले ही आप कुछ ले लेते हैं एक्शन. दैट इज स्ट्रैटेजी. सो स्ट्रैटेजी की कुछ फीचर्स हैं विच वी हैव डिस्कस. तो लाइक दिस आपको क्या करना है, ये बिजनेस ये जो कंसेप्ट 1 है बेटे, इनके आपको एमसीक्यूज को ट्राई करना है. मैंने बड़े इतने सारे क्वेश्चंस लिख दिए कि आपके स्टडी मटेरियल, मॉक टेस्ट पेपर्स, पास्ट ईयर पेपर्स, रिविजनरी टेस्ट पेपर्स और बाकी सभी एग्जामिनेशन को मिक्स करके आपके लिए बादाम रोगन बनाया है. अगर आप इतने भी कर लेना कंसेप्ट वाइज तो बेटे मैं समझता हूँ इट इज़ मोर देन इनफ. बिकॉज इसी से आपकी क्लैरिटी हो जाएगी कंसेप्ट की. आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें. बीच के एमसीक्यूज आपको करना है बेटे, डिस्कस कर रहा हूँ, एक आइडिया दे रहा हूँ कि आपको ये ट्राई करने हैं. मैं आ गया जी आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पढ़ने जा रहे हैं, पहले उसका डिस्क्रिप्टिव टाइप देखेंगे और फिर ऑब्जेक्टिव टाइप देखेंगे. बेटे आइए क्वेश्चन नंबर कंसेप्ट नंबर 2 में आ गया जी मैं. व्हाट इज स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, व्हाट आर द बेनिफिट्स अक्रू. तो बेटे बेनिफिट्स में हमने एक लेक्चर में किया था व्हाट इज द इंपॉर्टेंस, और मैंने आपको एक लड़के और लड़की की कहानी बताई थी. पाथ फाइंडर है ना. उसके बाद मैंने कहा था प्रोएक्टिव है. फिर मैंने कहा था इससे मेरे को कोर कॉम्पिटेंस पता चलेगी. फिर मैंने कहा था इट इज़ अ कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म. याद है. ऑर्गेनाइजेशन सस्टेन सुपीरियर परफॉर्मेंस ओवर अ लॉन्ग टर्म पीरियड ऑफ टाइम इन स्पाइट ऑफ दिस कंटिन्यूटली टेकिंग प्लेस सक्सेसफुली डिस्कस. अब बेटे मैंने आपके स्टडी मटेरियल के सेल्फ टेस्ट क्वेश्चंस भी कवर किए, पास भी कवर किए, और जो क्वेश्चन का आंसर एक ही हो सकता है बेटे, अलग अलग तरह से वो पूछने का ढंग है. दे हैव गिवन डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस बट द आंसर इज सेम. तो मैंने उनको और करके लिख दिया. जैसे नेक्स्ट है यू आर अपॉइंटेड एज अ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट. बीइंग अ स्ट्रैटेजिक मैनेजर व्हाट शुड यू टेक योर टास्क टू परफॉर्म. राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट. तो बेटे आपको शॉर्ट नोट इंपॉर्टेंस आ जाए, मीनिंग आ जाए, आंसर यही होना चाहिए. मैंने आई थिंक आपको बड़े प्यार से समझाया था. वी हैव रिटन द क्लास नोट्स ऑल्सो दैट दीज आर प्रोएक्टिव इंस्टेड ऑफ रिएक्टिव. ठीक है. पाथ फाइंडर है, ये कीवर्ड्स हैं. लॉन्ग रन सक्सेस है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, एंड मूव अहेड है. आप लोगों से, दुनिया से आगे रहते हैं. तो ये सारे कीवर्ड्स मैंने आपको समझाए हुए हैं, बताए हुए हैं. फ्रेमवर्क है, डिफेंस मैकेनिज्म है, कोर कॉम्पिटेंस है. बेटे आपको ये ऑलरेडी मैंने बताया, लिखवाया भी और यहाँ पे भी दे दिया है. ठीक है जी. डिफेंस मैकेनिज्म है, फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है. चलिए जी क्वेश्चन 66 में आ जाए. इसी कंसेप्ट में
अब कौन कौन से ऑब्जेक्टिव टाइप बनते हैं, ये हमारी बुक की स्पेशलिटी है. स्ट्रैटेजी इज प्रोएक्टिव इन एक्शन, अ ब्लेंड ऑफ प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव. बी रिएक्टिव नन. बेटे ब्लेंड है. 66 का आंसर बी होना चाहिए. इट इज अ मिक्सचर ऑफ प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव. ठीक है. रिएक्टिव कैन बी टर्म्ड एज प्लान्ड, नहीं प्लान्ड तो हो ही नहीं सकती बेटे. एडॉप्टिव, साउंड, डायनेमिक. बेटे आप ये बताइए, साउंड भी नहीं हो सकती, डायनेमिक भी नहीं हो सकती, अडॉप्टिव हो सकती है. क्योंकि अगर एक हादसा हो गया तो उसके बाद डीमोनेटाइजेशन के बाद अब क्या करना है, वो रिएक्टिव और अडॉप्ट कर रही है. ठीक है जी. स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट enables an organization dash instead of companies just responding to threats in their business environment. Strategic management enables an organization to be proactive, to determine when the threat will subside, avoid the threat, defeat their competitors. आराम से बेटे. Defeat their competitors, avoid the threats. ये तो होना नहीं चाहिए बेटे. हम चाहते हैं कि हम थ्रेट्स को देखें, अवॉइड तो हो ही नहीं सकता. ये भी ठीक नहीं लग रहा बेटे. डिटरमाइन व्हेन द थ्रेट विल सब्सिडाइज, बी प्रोएक्टिव एंड डिफीट देयर कॉम्पिटिटर्स. बेटे आप कॉम्पिटिटर्स को डिफीट नहीं करना चाह रहे, आप कॉम्पिटिटर से आगे बढ़ना चाह रहे हो अपनी स्ट्रेंथ को देखकर, वीकनेसेस को देखकर, अपॉर्चुनिटीज को देखकर, थ्रेट्स को देखकर. तो ये भी आंसर ठीक नहीं है बेटे. आप यू वांट टू बी प्रोएक्टिव, आप पहले काम करना चाहते हो तो यू वांट टू बी प्रोएक्टिव. ये दिस इज द करेक्ट आंसर. Which of the following highlights the importance of strategic management? We have dedicated a separate chapter for importance of strategic management. It seeks to prepare corporation to face the future. Very right. Helps the organization to be more proactive. Yes, very right. It provides framework for all major decisions. बेटे हमने कह रहा था ना SWOT के लिए. वेरी राइट. तो बेटे सारा कुछ ठीक है, इसलिए आंसर डी होना चाहिए, ऑल द अबो. चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ रहे हैं. व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट? सीए में 2011 में आ चुका है, ओल्ड सिलेबस में, न्यू सिलेबस में भी आता ही रहता है. और द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट कैन नॉट काउंटर ऑल हिंड्रेंसेस and always achieve success for an organization. What are the limitations attached to this? अब बेटे हमारी बुक की स्पेशलिटी यही है कि हमने अलग अलग तरह के क्वेश्चंस को और करके लिखा, कंसेप्ट वाइज लिखा, ईयर वाइज लिखा, आरटीपी कवर्ड की, सब कुछ तो कवर कर दिया बेटे. और क्या चाहिए आपको? These are the limitations. बेटे हमने limitations के क्लास नोट्स भी बनाए हैं. ठीक है जी. स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट हमने डिस्कस किया था, टाइम कंज्यूमिंग है, इट इज़ अ कॉस्टली प्रोसेस है, मैंने बताया था वाई इट इज़ कॉस्टली, इट इज़ हाईली कॉम्प्लेक्स एंड टर्बुलेंट. ठीक है जी. तो बेटे मैंने आपको सब बातें लिखी. अब देखिए लिमिटेशंस के एमसीक्यूज भी लिख दिए. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिमिटेशन? तो ये पॉजिटिव सेंस है कि इसमें से कौन सी लिमिटेशन आपको लगती है. लुक्स एट थ्रेट्स प्रेजेंट इन द एनवायरमेंट. ठीक है, ये पॉजिटिव है. इट एनहेंसेस द लॉन्गेटिविटी. वेरी राइट, इट इज अ पॉजिटिव. It operates an environment which is highly complex, helps to evolve core competence. तो बेटा ये एक लिमिटेशन है कि आप उस एनवायरमेंट, टर्बुलेंट एनवायरमेंट से आप फेस करने में दिक्कत आती है. सो दिस इज अ नेगेटिव. विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रैटेजीज सिग्निफाइज अ लिमिटेशन ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट? स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इज अ कॉस्टली. यस, इट इज अ कॉस्टली. तो ये लिमिटेशन है. इट इज टाइम कंज्यूमिंग. यस, इट इज सिग्निफाइज अ लिमिटेशन. ठीक है. इट इज डिफिकल्ट टू क्लियरली दिस. तो इट इज ऑल द अबव. बेटे डी आंसर होना चाहिए. तो लाइक दिस आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए. इसलिए मैंने कहा था जो मैं केस स्टडीज आपको बता रहा हूँ आप उनको ध्यान से सुनिए, जो मैंने क्लास नोट्स लिखवाए उनको ध्यान से कीजिए, तो बेटे आपको कंसेप्ट ज़्यादा क्लियर होंगे. तो मिलते हैं बेटे लेक्चर नंबर 5 में. अभी इस चैप्टर में हमें डिस्कस करना है बेटे, अभी तो 3-4 कंसेप्ट है ना जो डिस्कस करने हैं. 3 तो नहीं, 2 कंसेप्ट रह गए हैं. बिकॉज दिस चैप्टर आई हैव डिवाइडेड इनटू 5 कंसेप्ट्स. 5 कंसेप्ट्स में हमने डिवाइड किया है. जैसे 3 कंसेप्ट हमने कर लिए हैं, तो अभी कंसेप्ट 4 बाकी है. व्हाट आर द स्ट्रैटेजिक लेवल्स इन ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रैटेजिक लेवल्स एंड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इन गवर्नमेंट एंड नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस. तो अभी 2-3 लेक्चर्स होंगे, फिर मैं बुक में आऊँगा, फिर एमसीक्यूज में आऊँगा, फिर डिस्क्रिप्टिव में आऊँगा. बेटे पहले हम क्लास नोट्स लिखेंगे, क्लास नोट्स में कहानी को डिस्कस करेंगे, मुद्दे की चर्चा करेंगे, उसको रियल केस स्टडी से रिलेट करेंगे, उसको बातों को समझेंगे, तब जाकर आप जल्दी से कीवर्ड्स को याद कर पाएंगे. मिलते हैं बेटे. बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल.